जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी फाइनेंसी में। यहाँ पर देखिए एक कक्षा 11 यूपी बोर्ड भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इसे आप लोग जरूर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसको मैं समझाता हुआ भी आपको चलूँगा। यहाँ पर देखिए पहला चीज़ आपको अर्थ समझना है, भूगोल का अर्थ। इसके बाद आपको भूगोल की परिभाषा लिखनी है। तो भूगोल का अर्थ में आप क्या लिखेंगे? भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो शब्द कौन कौन से हैं? जियो प्लस ग्राफिया। तो जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये तो रही बात भूगोल के अर्थ की। अब हम लोग भूगोल की परिभाषा कुछ भूगोलवत्ताओं के द्वारा लिखेंगे, जो लिखे हुए हैं भूगोलवत्ता। तो परिभाषा अगर आप भूगोलवत्ताओं का लिखेंगे तो जो सेम उसी प्रकार लिखेंगे जैसे वो बोले हैं। यहाँ पर पहला है आपका टालमी के अनुसार। तो इसमें आप लिखेंगे कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। आप इसी तरह से लिखेंगे इसको। दूसरे आपके भूगोलवत्ता हैं हेटनर जी। इनके अनुसार आपको लिखना होगा। परीक्षा में आपसे पूछा है कि परिभाषा आपको टालमी के अनुसार लिखनी है। कहीं कहीं आपको दे देगा कि हेटनर के अनुसार आपको परिभाषा लिखना है। तो आप दोनों परिभाषाओं को आसानी से याद कर लीजिए। दूसरा परिभाषा है कि भूगोल एक क्षेत्र विवरण का विज्ञान है। बस इतना ही। जब भी आपसे पूछेगा हेटनर के अनुसार भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आप यही परिभाषा लिखेंगे कि भूगोल एक क्षेत्र विवरण का विज्ञान है। आगे आप देखिए, इसमें अब आपको अगला पॉइंट लिखना है कि भूगोल की शाखाएँ। भूगोल की दो शाखाएँ हैं। कौन कौन सी हैं? प्राचीन काल की शाखा, दूसरा है वर्तमान काल की शाखा। अब मैं आपको प्राचीन काल की शाखाओं के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि प्राचीन काल की शाखा 5 भागों में विभाजित है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है खगोलीय भूगोल, दूसरा है यात्रा भूगोल, तीसरा है संसाधन भूगोल, चौथा है गणितीय भूगोल, पांचवा क्या है? मानचित्रांकन भूगोल। अब आपको इनके बारे में इनका डिफिनीशन लिखना होगा। अगला है आपका वर्तमान काल की शाखा। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो ये दोनों टॉपिक आपको कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेंगे। इसकी फर्स्ट किताब भौतिक भूगोल चलेगी, दूसरा जो है मानव भूगोल चलेगा। अब मैं आपको प्राचीन काल की शाखाओं में जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं नोट करा देता हूँ। तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें, खगोलीय भूगोल। तो खगोलीय भूगोल में देखिए क्या पढ़ना पड़ता है। वह विज्ञान की शाखा जिसमें हम ग्रह तारे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? खगोलीय भूगोल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है आपका यात्रा भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसमें हम प्राचीन काल में बड़ी बड़ी यात्राएं मानचित्र के द्वारा की जाती थी। इन मानचित्रों का प्रयोग यात्रा भूगोल में करते हैं। अगर आप सरल परिभाषा इसकी लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, भूगोल की वह शाखा जिसमें हम यात्राओं के बारे में, खोज के बारे में पता चलता है, का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा क्या? यात्रा भूगोल कहलाता है। अगला पॉइंट आप इसी में लिख लीजिएगा, गणितीय भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसमें हम सूत्रों का पता चलता है, जैसे जनसंख्या का आकलन, कृषि के आंकड़े आदि, ये सब क्या? गणितीय भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है आपका मानचित्रांकन भूगोल। इसमें देखिए क्या लिखना है कि भूगोल की वह शाखा जिसमें हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं और उन्हीं मानचित्रों की सहायता से एक देश से दूसरे देश में जाना या किसी देश का मानचित्र की सहायता से उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या? मानचित्रांकन भूगोल कहलाता है। अगली पॉइंट है संसाधन भूगोल। इसमें आप लिखिएगा, भूगोल की वह शाखा जिसमें हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? संसाधन भूगोल के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं। भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो भूगोल के प्रमुख उपागम 4 हैं। कौन कौन से हैं? क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, तीसरा है पर्यावरण उपागम, चौथा है विश्लेषणात्मक उपागम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक एक वाइज करके आपको बताता हूँ। क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं? इसमें आप लिखिए, जब किसी क्षेत्र या प्रदेश का हम एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र का जलवायु का पता करना, वनस्पति, मिट्टी का आदि का अध्ययन क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत आएंगे। जब किसी क्षेत्र या प्रदेश का हम एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या? क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप इसी में डाल लीजिएगा, प्रादेशिक उपागम किसे कहते हैं? जब हम किसी प्रदेश को कई क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन करते हैं तो उसे हम प्रादेशिक उपागम कहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का अध्ययन करना है, आपको क्या? उत्तर प्रदेश का अध्ययन करना है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश को हम 75 जिलों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या? प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए पर्यावरण है। इसमें आप लिखेंगे जब हम किसी
क्षेत्र के पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पर्यावरण उपागम कहते हैं। जैसे मान लीजिए बनारस के पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन करना है तो किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरण उपागम के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, विश्लेषणात्मक उपागम। किसी प्रदेश का विश्लेषण करते हैं, क्या पाया जाता है क्या नहीं, तो किसके अंतर्गत आएगा? विश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो पहला लिख लीजिए, भूगोल का जीव विज्ञान से संबंध है। तो भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं और उसी तरह जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में, वह कैसे रहता है, उसके अंदर के बारे में, हड्डी मांसपेशियों का क्या अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, अगर भूगोल में आपको अध्ययन करना है कि गौरैया है तो आपको उसमें बस इतना बताया जाए कि गौरैया कहाँ पाई जाती है, कितनी संख्या में, बस इतना। लेकिन अगर आपको जीव विज्ञान में इसको पढ़ना है गौरैया के बारे में, तो गौरैया कैसी होती है, उसका पंख कैसा होता है, उसके कितनी हड्डियाँ होती हैं, उसकी मांसपेशियाँ, सब क्या आपको जीव विज्ञान में पढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपरी चीज़ का आपको भूगोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला लिख लीजिए, भूगोल का वनस्पति विज्ञान से संबंध है। तो इसमें आप लिखेंगे, भूगोल में हम अनेक प्रकार के पेड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान में हम उस पेड़ की शाखाओं के बारे में और उसकी क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध है। भूगोल में हम यातायात, निर्यात तथा व्यापार का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी हम आयात, निर्यात तथा व्यापार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। अगला पॉइंट आप इसी में लिख लीजिए, भूगोल का समाजशास्त्र से संबंध है। इसमें आप लिखेंगे, भूगोल में हम व्यक्ति के रहन सहन, वंश, वेशभूषा, खान पान आदि का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी हम समाज में उपस्थित व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका भूगोल का गणित से संबंध। भूगोल में हम विभिन्न आंकड़ों को दिखाते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना व्यापार हुआ है, और गणित में भी हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। इस प्रकार भूगोल का भी क्या गणित से घनिष्ठ संबंध है। अगला टॉपिक आप इसमें लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने किया। कौन? इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। भूगोल का इन्हें पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विषय कालिक का। अगला आप इसमें लिखेंगे कि भूगोल का उद्देश्य। इस प्रश्न को आप रहने दीजिए, भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का क्या वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार है। एक परिभाषा और लिख लीजिए, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।